हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय दीक्षित, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप इसको पकड़ेंगे ना तो यहां से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चैप्टर्स की क्लैरिटी नजर आएगी। तो बेसिक्स को आप पकड़ते हैं ना तो बिल्कुल आपको मजा आने लगता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल, सबसे पहली जो बेसिक यूनिवर्स की जो बात आती है वो एटम और मॉलिक्यूल की आती है। व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट which can take part in the chemical reaction but cannot exist free in nature because atom is unstable। आपको पता है कि एटम स्टेबल तभी होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होती है। जिनमें वन शेल होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिनमें मोर देन वन शेल होगी उनमें ऑक्टेट फुलफिल होनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्यों पढ़ते लिखते काम करते हैं? क्योंकि एक स्टेबिलिटी है, एक घर हो, एक गाड़ी हो और अच्छा परिवार हो, ये स्टेबिलिटी है। वैसे ही एटम भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपने ऑक्टेट को फुलफिल करता है। और ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है? ऑक्टेट। सो बेटे हम लोग बात करते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि एटम पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन। सपोज इट इज अ सोडियम एंड सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और वेनेवर अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है दैट मींस इट इज अनस्टेबल। और ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। हर एक एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और जब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर गेन करेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? 2 8 बनाएगा। ये स्टेबल हो गया। इन द सेम वे अगर हम लोग देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7 है तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये जो फ्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस बनाता है। तो ये अब क्या हो गया बेटे? 2 8 हो जाता है। इट बिकम स्टेबल। और स्टेबल हो गया क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सपोज हीलियम इज देयर, हीलियम की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल है। इट वुड नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। नियॉन 10 2 8, it is already stable so it will not participate in the chemical reaction। तो बच्चों atom is the smallest particle of the element which can take part in the chemical reaction but cannot exist free in nature because free existence क्यों नहीं होगा? इमीडिएट ये किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और अगर मान लीजिए फ्लोरीन है, दूसरे फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और म्यूचुअल शेयरिंग करके ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मेशन हो गया मॉलिक्यूल्स। सो एट मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहां पे देखिए मॉलिक्यूल बन गया और मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। दोनों ने म्यूचुअल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, दोनों अपने ऑक्टेट फुलफिल कर लेते हैं और ऑक्टेट फुलफिल करते ही ये क्या हो जाता है? ये स्टेबलाइज हो जाता है। सो मॉलिक्यूल नेवर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट एटम टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। राइट? तो अब देखिए बेटे एटम्स कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एटम का कॉम्बिनेशन ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि एटम कैन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जैसा कि आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस
combines with oxygen gas, forms H2O. If 2 gram hydrogen combines with 16 gram of oxygen, then 18 gram of water must be formed, right? Because mass of reactant equals to mass of product. Mass of reactant 18 gram, mass of product 18 gram, right? So reactant and product mass is equal always. यहां पर एक बात और आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक होता है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर. E इक्वल्स टू MC स्क्वायर मीन्स इट इज द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन. और आइंस्टाइंस ने कहा था कि मास जब भी एग्जॉस्टेड होगा, कंपोज जब हो या कोई भी सब्सटेंस डिकंपोज्ड हो, तो मास मस्ट बी एग्जॉस्टेड और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर इन्होंने ये बात कही, और एक जगह आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लिमिटेशंस हैं दोनों की. इट इज फॉर, जैसे प्रोटॉन कंबाइंस विद न्यूट्रॉन फॉर्म्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया, और प्लस एनर्जी इवॉल्व होगी. ये जो इवॉल्व एनर्जी है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी. सो यहां पर जो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होगा दैट इज लिटिल लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस, और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. or this mass defect can be converted into energy by using E equals to MC square, right? So it is valid for nuclear reactions, it is valid for nuclear reactions, and this is valid for all type of chemical reactions. तो बेटे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी फॉर्मेशन होगा ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है. अब देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं. न्यूमेरिकल क्या आता है? न्यूमेरिकल है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 sodium bicarbonate is added to the solution of acidic acid CH3COOH, इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, वेइंग 10 ग्राम, इसका वेट है 4.2 ग्राम, इसका वेट है 10 ग्राम. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, क्योंकि सोडियम एसीटेट बनेगा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, राइट? तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द रेसिड्यू लेफ्ट वाज 12 gram. The residue left was 12 gram. This is so that these data illustrate observations are in the agreement with the law of conservation of mass. Mass of reactant is 14.2 gram, and the mass of product should also be equals to mass of reactant. Mass of reactant, right? यहां पर कितना होगा 14.2 माइनस, अगर हम लोग यहां पर फाइंड करें मास ऑफ प्रोडक्ट 12 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट 12 ग्राम प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड equals to mass of reactant 14.2 gram. So the mass of carbon dioxide released equals to 14.2 minus 12, that means 2.2 gram is the mass of carbon dioxide liberated, right? Because here carbon dioxide, water को neglect किया गया है बहुत नाम मात्र का, इसलिए mass of carbon dioxide is taken in use, right? This states that law of conservation of mass. कोई भी रिएक्शन करोगे, लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इस तरह से लंबी गर्दन वाले फ्लास्क लिए और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। इनको आपस में यहां पे ज्वाइन कर दिया, इस तरह से इनको आपस में यहां से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद एक में ले लिया BaCl2, एक्वस BaCl2 ले लिया, और दूसरे में क्या ले लिया, पोटेशियम सल्फेट एक्वस ले लिया, और इनके वेट मेजर कर लिए। जब इनके वेट मेजर किए तो इन्होंने देखा कि बिफोर रिएक्टेंट में वेट मेजर करने के बाद फिर इसको आपस में खूब एजिटेट कर दिया, और जब एजिटेट किया उसके बाद इन्होंने वेट मेजर किया तो देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, दैट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस KCl। यहां पे इन्होंने एज्यूम किया दिस मास इज M1 और दिस इज M2 ग्राम, M1 gram and M2 gram, and this is M3 gram, it is M4 gram. So after the reaction he observed that M1 plus M2 equals to M3 plus M4, means अगर ये 20.2 ग्राम ऑब्जर्व्ड है तो ये भी कितना होगा, 20.2 ग्राम होगा। That is the speciality of law of conservation of mass. Now the second law states that law of definite proportion. Law of definite proportion क्या कहता है, different samples of pure chemical substances always contain the proportions of the elements by mass. It means कोई भी कंपाउंड हो, आप किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, किसी भी एक्सपेरिमेंट से बनाएं, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट से बनाएं, जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप वाटर लेते हैं, वाटर को आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से बनाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनाओ, या एसिड बेस के रिएक्शन से बनाओ, चाहे इसको नदी से लाओ, समुद्र से लाओ, तालाब से लाओ, ऑलवेज जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 2:16 और 1:8 ही होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, ये रेशियो कितना होगा, 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी आप बना लो, कार्बन के कंबशन से बना लो, कार्बोनेट को हीट करके बना लो, कार्बोनेट्स के एसिड के साथ रिएक्शन करके बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो यहां पे मतलब है डिफरेंट सैंपल ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कितने भी सैंपल ले लो, ऑलवेज कंटेन्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से भी कैसे भी बनाओगे आप, रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, राइट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको, राइट। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, देखें इसका एग्जांपल इस तरह से होगा कुछ, कह रहा 1.59 ग्राम ऑफ फर्स्ट सैंपल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, means mass of cupric oxide is given 1.59 gram, right, and on complete reduction by hydrogen gas give mass of copper is given 1.27 gram. So यहां पर mass of oxygen combined हम लोग निकाल लें, 1.59 minus 1.27, ये कितना आ जाएगा, 0.32 ग्राम आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड। सो मास ऑफ, अब रेशियो यहां पे फाइंड कर लेंगे हम लोग, रेशियो फाइंड करेंगे कॉपर और ऑक्सीजन का बाय मास। कॉपर कितना है
1.27 और ये कितना है 0.32। इसको रिमूव कर दो यहां से, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका रेशियो। 4 पॉइंट समथिंग रेशियो मींस इसको इस तरह से कर लें 1.27 बाई 0.32 रेशियो 1। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब आप देखोगे तो मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज हियर गिवन, मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड 3.18 ग्राम and mass of copper is given 2.54 gram। mass of ऑक्सीजन कंबाइंड कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं 0.64 ग्राम। तो रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर इज 2.54, रेशियो 0.64। द सेम रेशियो वुड कम, ये भी हो जाएगा 1.27 बाई 32 रेशियो 1। अगर इसको 2 से डिवाइड कर ले हम लोग 1.27 और 0.32 सेम रेशियो आ रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। हर जगह किसी भी कंपाउंड को आप जिस भी मेथड से बनाएंगे, जो रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स होगा इन द कंपाउंड वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, राइट? इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइएगा ना। अब नेक्स्ट लॉ देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? whenever two different elements A and B can combine chemically to form more than one compound, then different masses of one of the element that combines with a fixed mass of the other element in each of the compound are in the ratio of same या small whole number। यहां पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। when two elements, suppose A and B are the two elements, they combines forms AB and AB2, AB and AB2, then fixed mass A का होगा और B का डिफरेंट मास होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होल नंबर होगा, 1:2 होगा यहां पर, जो भी एटॉमिक मास हो। लाइक nitric oxide and nitrogen dioxide are the example of two same element combines form two different compounds। Here nitrogen 14, nitrogen 14, here oxygen is 16, यहाँ पे ऑक्सीजन है 32। तो यहां पर इसको अगर सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया 7:8, 7:16, अब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:2। इन द सेम वे अगर आप करते हो CuO और Cu2O, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। 63.5 रेशियो 16, यहां पर 2 into 63.5 रेशियो 16। यहां पर ये कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। मींस आपको जहां कहीं भी क्वेश्चन में दो एलिमेंट कंबाइंड होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो किसी एक मास को फिक्स कर दो और दूसरे का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर और एक दूसरे का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये इसका नाम ही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये क्या होगा? एक दूसरे का मल्टीपल होगा, राइट? तो ये है थर्ड लॉ। अब देखिए इसमें बेस न्यूमेरिकल कैसे आता है। देखिए यहां क्या दिया है, सल्फर फॉर्म्स 2 क्लोराइड्स। 30 ग्राम sample of 1 chloride decomposes to give 5.53 gram of sulfur and itne gram of chlorine. A 30 gram sample of other chloride decomposes to give 3.93 gram of sulfur and 26.07 gram chlorine, so that these compounds obeys the law of multiple proportion. देखिए in first chloride sulfur ratio chlorine, here the sulfur is given 5.53, chlorine is given 24.47। इसको डिवाइड कर दीजिए 124.47 बाई
5.53. In second chloride, सल्फर रेशियो क्लोरीन जो आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। यहां पे सल्फर कितना है 3.93, रेशियो 26.07, राइट। तो यहां पे कितना होगा 3.93 बाई 3.93 रेशियो 26.07 अपॉन 3.93, ये तो हो गया 1। जैसे यहां पे 1 हो गया, इसको डिवाइड करोगे ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे यहां पर भी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये जैसा सपोज यहां पे आ जाता है 4.2, यहां पे कितना हो गया 8.4, इन दोनों में रेशियो कितना हो गया 1:2। इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं एग्जांपल मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, ये आपने देखा, और भी क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे ही हो सकते हैं। H2O, H2O2, इनका मास दिया हो और इनका मास दिया हो H2O2 में, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जब मास का रेशियो निकालोगे तो ये सिंपल रेशियो होगा 1:2, 2:1, 2:3, कुछ भी हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे देखिए क्या कहता है यहां पे, when two different elements A and B are two different mass of different element combines with the fixed mass of element AC and BC. These are the elements of two different elements of different mass, and this is the element of fixed mass, right? So if combination is possible in these two elements of different masses, they forms AB type compound. So the ratio between A and B, अगर यहां पर X और Y है, तो here also the ratio between A and B is X ratio Y. इसको ऐसे बता दो, जैसे एग्जांपल देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देख रहे हैं ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, two different mass of different elements, hydrogen and oxygen, combines with the fixed mass of element carbon. तो यहां पे कितना होगा 12:32, यहां पे 12:4, तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन जो होगा यहाँ 4:32 मींस 1:8 होगा। और अगर इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन हुआ और इनने H2O बनाया, तो यहां पर भी रेशियो क्या होगा 2:16 मींस 1:8 होगा। जो रेशियो यहां पर होगा डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट में, वही यहां पर भी होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर यहां पे होगा 64, ऑक्सीजन होगा यहां पे 32, और कार्बन कितना हो गया 12, यहां पर भी कितना हो गया कार्बन 12, 12:64। अब इन दोनों में रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। अब जब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, एसेंशियल कंपाउंड कौन सा होगा, ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड ही बनता है जनरली, और आपको गिवन होगा क्वेश्चन में यहां पे, तो यहां पे इसका 32 है और यहां पर भी 32 है, तो कितना हो गया 1:1। जब भी सल्फर का केस आएगा तो यहां पर हमेशा सेम प्रोपोर्शन नहीं आएगा, बाकी सब जगहों पर सेम आएगा। जैसे और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे H2S और H2O, यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 32:16 मींस 2:1 है, और यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन को अगर कंबाइन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड 32:32 यानी कि ऑलवेज 1:1। जहां कहीं भी सल्फर का केस आएगा वहां पर जो रेशियो यहां पर होगा सेम नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, राइट। अब देखिए अगली बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज डिफरेंट मास हो जाए, जैसे अमोनिया है और वाटर है। अब इनके एटॉमिक मास के बेसिस पे आप नहीं कर सकते, इनके मासेस गिवन होंगे। इनके जब मासेस गिवन होंगे तो आप
इसमें किसको मास को फिक्स करोगे? हाइड्रोजन के मास को फिक्स करोगे, और हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करोगे। अगर x और y रेशियो आता है तो यहां पर N2O3 बनेगा, तो जो रेशियो यहां आया है वही यहां आएगा। Got it? Means when two different mass of different element combines with a fixed mass of element, or if combination is possible in these two elements of different masses, then they bears the same और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। सल्फर के केस में इक्विवेलेंट होगा और बाकी सारे केसेस में सेम प्रोपोर्शन होगा, राइट? तो दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, फिफ्थ लॉ, और इंटरेस्टिंग लॉ है। पहले इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कॉपर सल्फाइड कंटेन्स इतने परसेंट कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स इतने परसेंट कॉपर। देखिए क्यूप्रिक सल्फाइड है, क्यूप्रिक सल्फाइड में कॉपर इज गिवन 66.5 और सल्फर इज गिवन, माइनस कर लेते हैं 33.5, और यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड 79, इसको 80 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 20। तो यहां से सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। सल्फर इज 33.5 और इट इज 20। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड में कॉम्बिनेशन, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितना होगा? 32:48 मींस 2:3। यहां पर भी आएगा 1.5:1, दैट मींस 3:2। सेम प्रोपोर्शन आ गया ना? तो यहां पे ये लिखा हुआ था कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन होगा। मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, बट यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गिवन है, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो यहां डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कौन है? सल्फर और ऑक्सीजन। इनमें जब कॉम्बिनेशन हुआ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। They bears the same proportion in which they combines with the fixed mass of element. This is the fourth law of chemical combination, right? Now fifth law. Fifth law is Gay-Lussac's law of gaseous volume. Gaseous volume ये क्या कहता है कि when two gases reacts chemically under the similar condition of temperature and pressure, suppose hydrogen gas react with oxygen gas forms H2O gas। तो यहां पर आपको पता है कि अभी आप आगे पढ़ेंगे भी कि लॉ होता है गैसेस के केस में मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। द रेशियो 2:1:2 under the similar condition of temperature and pressure when two gases react chemically or product is also in gaseous state, then reactant and product gases bears the simple ratio by volume। यहां पे आपको लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस फॉर्म्स 2HCl। 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to form 2 volume of HCl. The ratio 1:2. Simple ratio by volume. In the same way, nitrogen gas react with hydrogen gas forms ammonia gas। तो यहां पे कितना हुआ? 1 volume of nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen forms 2 volume of ammonia। 1:3:2। Similarly आप ऐसे देखोगे 2 moles of sulfur dioxide reacts with oxygen gas forms sulfur trioxide gas। Here 2 volume of sulfur dioxide
reacts with 1 volume of oxygen forms 2 volume of sulfur trioxide, 2:1:2, right? That is called Gay-Lussac's law of gaseous volume. Means when two gases react chemically and product formed is also in gaseous state, then reactant and product gases bear simple ratio by volume. अब इसमें एक सवाल ये अराइज होता है कि ये तो आपने लिख दिया, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब ध्यान से देखो बेटे, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है। जैसे आपको नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स अमोनिया गैस, राइट? अब 30 मिलीलीटर नाइट्रोजन एंड 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है। what volume of gases left? जो लेफ्ट गैसेस का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये देखना है अपने को। तो यहां पे गिवन कितना है? 30 वॉल्यूम। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कितना कंज्यूम्ड हो रहा है? 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम अमोनिया, राइट? तो यहां पे अगर हम लोग 3 वॉल्यूम 30 मिलीलीटर के बराबर लेते हैं और 30 आपको प्रोवाइडेड है, तो यहां पे 30 माइनस 30, ये कितना बच गया? 0। पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा। जितना हाइड्रोजन का कंज्यूमशन हो रहा है उसका 1/3 कंज्यूमशन हो रहा है नाइट्रोजन का। 30 माइनस 10 कितना हुआ? 20 मिलीलीटर। अब ये कितना फॉर्मेशन होगा? इसका डबल, 2 वॉल्यूम मींस 20 मिलीलीटर। सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट 20 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 20 ml, टोटल वॉल्यूम लेफ्ट 40 मिलीलीटर, राइट? इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस को। एक और मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोवाइडेड 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन एंड 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन? हाउ मच वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। यहां पे गिवन है 2 H2 प्लस O2 गिव्स 2 H2O। यहां पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, H2O गैस बन रहा है। ये गैस है, लिक्विड नहीं है, वाटर वेपर्स कह सकते हैं। यहां पे आपको 20 मिलीलीटर प्रोवाइडेड है और ये भी 20 मिलीलीटर प्रोवाइडेड है। तो इसका 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 वॉल्यूम है ये पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा। 20 ml दिया हुआ था माइनस 20, ये पूरा कंज्यूम्ड हो गया, ये 0 बच गया। ऑक्सीजन इसका हाफ कंज्यूम्ड हो रहा है, 20 माइनस 10 मिलीलीटर लेफ्ट, राइट? और वाटर कितना फॉर्मेशन होगा? 2 वॉल्यूम मींस 20 मिलीलीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट 20 ml, वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म्ड ये लेफ्ट है 10 ml और ये हो गया 20 ml। तो टोटल वॉल्यूम लेफ्ट कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इज 30 मिलीलीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, ये 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बेसिक्स। कहीं पर भी इनको लिंक करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन पे विशेष ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग, ये 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। जब एटम की डिस्कवरी हुई, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद। डाल्टन ने क्या कहा? देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। डाल्टन ने कहा all atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass.
सबसे पहले इन्होंने कहा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे होगा जो रिएक्टेंट में एटम्स होंगे वही प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में लिखा आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में बन गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं एटम कंजर्व्ड रहता है। एटम कंजर्व्ड हो गया। एटम जब कंजर्व्ड होता है तो एटम जितने भी कोई भी एलिमेंट होता है, एटम का मतलब सारे एलिमेंट का कंपोजिशन कौन होता है? एटम्स। और एटम्स एक एलिमेंट होगा जैसे सोडियम। सोडियम का मास होता है 23 ग्राम और इसमें एटम्स कितने होते हैं? 6 × 10⁻23 एटम्स। तो कितना भी कम लोगे उसमें अरबों करोड़ों एटम्स होते हैं। आप उस समय जब इनिशियली डिस्कवरी हुई थी, जैसे मोबाइल जब स्टार्टिंग में आया था तो कितना बड़ा था? इतना बड़ा। और उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों थी, दोनों पे चार्ज लगता था, बट आजकल नहीं लगता। तो वैसे ही जब इन्होंने दिया था इस एटॉमिक थ्योरी को, उस समय इन्होंने कहा था कि सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। कोई भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सेम होगी। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर जैसे हाइड्रोजन ले ले और हीलियम ले ले, क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा उस समय इन्होंने कहा था जब लिमिटेड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। और लिमिटेड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे तो उस समय 20-40 एलिमेंट्स थे और उस समय ये बातें सही लग रही थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स में कोई सिमिलरिटी नहीं हो सकती। अब इन्होंने क्या कहा? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन द फिक्स रेशियो। जैसे कोई भी कंपाउंड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें मास का रेशियो जो है फिक्स्ड है, C6H12O6 है, ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड हो रहे है कि नहीं? तो एटम इन्होंने क्या कहा? एल्टन ने कि सबसे पहले पॉइंट दिया था इन्होंने, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। द फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements combines in the fixed ratio, right? तो यहां पे कुछ जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, समय बीता, एटम्स चेंज हुए और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, तो इसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट्स नजर आने लगी। तो उसके लिए फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई गई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बनाई गई? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा गया, सारे पॉइंट्स को चेंज कर दिया गया। एटम इज इंडिविजिबल बट कंपोज्ड ऑफ by the three fundamental particles are called electron, proton and neutron। तो क्या एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। एटम इज स्टिल इंडिविजिबल बट इट इज कंपोज्ड ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लाइक तीन एटम्स हो सकते हैं, 1H1, 1H2, 1H3. This is called protium, this is deuterium, and this one is tritium, right? Like helium, 2He3, 2He4. These are the atoms of same elements but having different atomic mass। डिफरेंट एटॉमिक मास होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट? सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। और जो थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, बट ऐसा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है 1H3 और हीलियम का एक एटम है 2He3, इन दोनों के एटॉमिक मास सेम है कि नहीं? यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो यहां पर ये दोनों एटॉमिक मास सेम होने से इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं?
आइसोबार्स कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, N714 कार्बन, C614 कैल्शियम 2040, argon 1840. These all are called isobars. An atom combines to form molecules. C plus O2 gives CO2. जैसे कंपाउंड एटम, इन्हें हम लोग कहते हैं molecules. These are called molecules. Atom combines to form molecules. Right? This is the atomic theory and modern atomic theory and laws of chemical combination. आपको पता है these are the basics of chemistry. अगर ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। चेन बनानी पड़ती है आपको बेसिक्स में, पहले एटम, मॉलिक्यूल्स, फिर उनके बारे में, फिर उसके बाद एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो बेसिक्स आपके पकड़ में आएंगे। राइट, टिल देन एंजॉय करिए इस चैप्टर को। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।